Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will learn about interference in which we will see about wave-shaped film. So let us see about wave-shaped film. So let's see its definition. A film which surfaces are inclined at a certain small angle at one end is called wave-shaped film. तो फ्रेंड्स एक ऐसी फिल्म जिसके दोनों सरफेस एक स्मॉल एंगल पे इंक्लाइंड हो तो उस प्रकार की फिल्म को हम वेव शेप्ड फिल्म कहते हैं। अर्थात इसको हम दूसरी तरीके से और हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अ फिल्म ऑफ वेरिंग थिकनेस हैविंग जीरो थिकनेस एट वन एंड एंड कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग टू ए सर्टेन थिकनेस एट द अदर एंड इज कॉल्ड वेव शेप्ड फिल्म। तो फ्रेंड एक ऐसी फिल्म जिसके एक एंड पे थिकनेस जीरो हो और दूसरे एंड तक कंटिन्यूअसली उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रहा हो तो इस प्रकार के फिल्म को हम वेज शेप्ड फिल्म कहते हैं। तो आइए हम देखें कि ये एक दो सरफेस ए बी और ये दो सरफेस है ए बी और ये सी डी। इन दो सरफेस से मिलकर ये फिल्म बना हुआ है जिसका एक एंड की थिकनेस जीरो है और दूसरे एंड तक कंटिन्यूअसली इसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है। तो इस प्रकार के फिल्म को हम वेज फिल्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स और ये दोनों सरफेस की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उस यहाँ पे थीटा है। तो मान लेते हैं हम ये एक लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स से लाइट रेस इस फिल्म वेज फिल्म के अपर सरफेस पे पॉइंट पी पर इंसिडेंट होती है। तो पॉइंट पी पर ये इंसिडेंट रे एस पी पार्शियली रिफ्लेक्ट और पार्शियली रिफ्रैक्ट होगी। तो इस प्रकार इसके ये रिफ्लेक्शन से पार्शियली रिफ्लेक्शन से ये लाइट रेस इस प्रकार प्राप्त हुई और इसका पार्शियली रिफ्लेक्शन से कुछ लाइट रेस लोअर सरफेस की ओर जाती है और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्शन के पश्चात ये लाइट रेस हमें ये दूसरी लाइट रेस प्राप्त होती हैं और ये दोनों लाइट रेस आपस में इंटरफेयर करते हैं। और मान लेते हैं जिस पॉइंट पे लाइट रेज इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पे फिल्म की थिकनेस सपोज टी है। तो आइए हम देखें फ्रेंड्स इसके बारे में। और तो हम यदि नॉर्मल लाइट की नॉर्मल इंसिडेंस अज्यूम करते हैं तो इन दोनों लाइट रेस के बीच की पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने पैरेलल थिन फिल्म के केस में इंटरफेरेंस स्टडी किया हमने पिछले वीडियो में और उसमें के आधार पर हमने रिफ्लेक्टेड पार्ट में देखे कि जो लाइट रेज है उसके बीच की इफेक्टिव पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाय 2 था। तो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस अज्यूम करेंगे तो cos r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी अर्थात r की वैल्यू 0 तो इसलिए cos r की वैल्यू 1। इसलिए जहां पर पाथ डिफरेंस हो जाएगी 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2। तो इस पाथ डिफरेंस जो हमें प्राप्त हुई है इन दोनों रेस के बीच 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2 उसमें हम कंडीशन अब अप्लाई करें कि ये जो इधर यदि देखने पर यदि ब्राइट फ्रिंज दिखाई दो दैट मींस मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन हो तो उस कंडीशन पे ये पाथ डिफरेंस जो है हम पहले देख चुके हैं उसके हिसाब से एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। दैट मींस द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब इसको सॉल्व करें तो वी गेट 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। Suppose this is the equation number 1. Similarly, we can find the condition for minimum intensity because we know the for minimum intensity the path difference between the two rays should be equal to the odd multiple of lambda by 2. That means ये path difference है यदि इनके इंटरफेरेंस से मिनिमम इंटेंसिटी प्राप्त हो तो ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 के ऑड मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए अर्थात 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमें मिलेगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास जो कंडीशन मिला है मिनिमम इंटेंसिटी की 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से हम देखते हैं कि लेट द अबव कंडीशन इज फॉर द nth डार्करिंग। जो ये कंडीशन प्राप्त हुई है वो मान लेते हैं nth डार्करिंग के लिए है एंड दिस फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस xn फ्रॉम द एज। हमारे पास जो फिगर था वहां से ये nth डार्करिंग प्राप्त होती है और वो जो एज है फिल्म की एज है वहां से अर्थात जीरो थिकनेस की जो पॉइंट है वहां से xn डिस्टेंस पर प्राप्त होती है। तो उस कंडीशन में हम फिगर के अनुसार देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू t बाई xn हो जाएगी। अब चूंकि थीटा की वैल्यू बहुत कम है देयरफॉर
हियर वी कैन राइट थीटा इन प्लेस ऑफ टेन थीटा। और टेन थीटा की जगह में थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी थीटा एक्स एन। अब ये टी की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करें, इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम देखते हैं टी की जगह में हमने थीटा एक्स एन पुट कर दिए, तो ये 2 म्यू थीटा एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स एन की वैल्यू हम निकालेंगे तो एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। अब ये फ्रेंड्स ये क्या है, ये जीरो थिकनेस की पॉइंट से nth डार्क रिंग की डिस्टेंस है, nth डार्क फ्रिंज जो बन रही है उसकी डिस्टेंस है। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब सिमिलरली n+1th डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस सपोज x n+1 है, तो इस कंडीशन में xn+1 इज इक्वल टू n+1 लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा होगी। अब हमने क्या किया, जीरो थिकनेस की पॉइंट से, जो वेव शेप्ड फिल्म है उसमें जीरो थिकनेस की पॉइंट से xn+1 की वैल्यू और xn की वैल्यू अर्थात n+1th डार्कनिंग की डिस्टेंस और nth डार्कनिंग की डिस्टेंस निकाल लिया है। अब सपोज ये xn+1, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अर्थात n+1th डार्कनिंग की जो डिस्टेंस है उसमें से nth डार्कनिंग के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें nth डार्कनिंग और n+1th डार्कनिंग के बीच की गैप मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, या दोनों बीच की डिस्टेंस मिल जाएगा, और वो क्या डिनोट करेगा, वही फ्रिंज विड्थ को डिनोट करेगा। तो आइए हम देखें xn+1 माइनस xn इज इक्वल टू n+1 लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा एंड माइनस n लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, चूंकि xn+1 माइनस xn है, दिस इज द फ्रिंज विड्थ, तो यहाँ हम फ्रिंज विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे और इधर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर यह आएगा लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि वेव शेप्ड फिल्म के केस में फ्रिंज विड्थ के लिए फार्मूला प्राप्त हुई बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा, जबकि अब इससे पहले इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के केस में फ्रिंज विड्थ हमने देखा था बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। यहाँ पे ये इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में वेव शेप्ड फिल्म के केस में हमने बीटा की वैल्यू प्राप्त किया लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा। तो फ्रेंड्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ लेट अस कैलकुलेट द वेज एंगल। तो यहाँ हम देखेंगे कि वेज एंगल की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सपोज हमारा ये एक वेज फिल्म है और यहाँ पर वेज एंगल की वैल्यू थीटा है, और एक पॉइंट P हमने ले लिया है और एक पॉइंट Q ले लिया, और पॉइंट P पर इसकी थिकनेस मान लेते हैं T1 है और पॉइंट Q पर इसकी थिकनेस T2 है। अब मान लेते हैं कि पॉइंट O जीरो थिकनेस के पॉइंट से पॉइंट P की डिस्टेंस है वो x1 है और पॉइंट Q की पॉइंट O से डिस्टेंस है x2 है। अब डार्क फ्रिंज, अब मान लेते हैं पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बन रहा है, तो डार्क फ्रिंज के लिए यदि पॉइंट P पर देखें तो 2 म्यू T1 इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये कंडीशन होता है 2 म्यू T इज इक्वल टू एन लैम्डा, अभी हमने देखा। तो इसके अनुसार जो डार्क फ्रिंज की कंडीशन है उसके अनुसार पॉइंट P पर देखेंगे तो 2 म्यू T1 इज इक्वल टू एन लैम्डा होगा। सिमिलरली जो पॉइंट Q के लिए भी प्राप्त करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि बट फ्रॉम फिगर से यदि T1 की वैल्यू हम निकालें तो T1 की वैल्यू हम यहाँ पे tan थीटा लेकर निकाल सकते हैं। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 tan थीटा। चूंकि थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है वेज एंगल की वैल्यू, इसलिए tan थीटा की जगह में वी कैन पुट थीटा एंड देयरफॉर T1 इज इक्वल टू x1 थीटा। अब ये T1 की वैल्यू ही इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 म्यू x1 थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो फ्रेंड्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। अब सिमिलरली जो पॉइंट P के लिए निकाला वही पॉइंट Q पर डार्क फ्रिंज के लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 म्यू x2 थीटा इज इक्वल टू n प्लस n लैम्डा। यहाँ पर n प्लस n लैम्डा, ये कैपिटल N क्या बताता है, कैपिटल N बताता है कि पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में कैपिटल N डार्क रिंग बनती है। और सपोज हम मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 7 है। यहाँ हमने लिखा where n is the number of dark fringes lying between the position P and Q. Now subtracting equation 6 from 7. अब इस इक्वेशन नंबर 7 में इक्वेशन 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 2 म्यू x2 माइनस x1 थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू
निकाल सकते हैं और थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 म्यू x2 माइनस x1। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस इक्वेशन की या इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी वेज फिल्म की थिकनेस डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो पॉइंट्स के बीच में कितने डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज बन रहा है उसकी वैल्यू मालूम होना चाहिए, जो इंसिडेंट लाइट रेज है उसकी वेवलेंथ मालूम होना चाहिए और जीरो थिकनेस के पॉइंट से उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए और उस फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होना चाहिए। तो ये सभी डेटा मालूम होने पर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं नंबर 8। इन केस ऑफ एयर फिल्म, यदि ये एयर फिल्म हो तो उस केस में म्यू की वैल्यू 1 होगी और म्यू की वैल्यू 1 होगी तो थीटा विल बी इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 x2 माइनस x1। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं डिटरमिनेशन ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्पेसर, अर्थात यदि ये दो सरफेस हो अलग अलग और इन दोनों सरफेस को मिलाकर हम वेज फिल्म बनाए हैं, तो वेज फिल्म बनाने के लिए हमें यहाँ पर कोई एक स्पेसर की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार ये स्पेसर की जरूरत पड़ेगी। ये स्पेसर जब हम लगा देंगे, यहाँ रख देंगे, तो हमारा ये दोनों सरफेस मिलकर एक वेज फिल्म बनाती है यहाँ बीच में। तो हमें इस स्पेसर की ये थिकनेस मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करना है। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, आइए हम देखते हैं। और मान लेते हैं इसकी थिकनेस क्या है, t है, अर्थात इस पॉइंट पे फिल्म की थिकनेस t है या फिर इस स्पेसर की थिकनेस t मान सकते हैं, स्मॉल t। और इस स्पेसर की जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे स्पेसर लगी हुई है उस पॉइंट की पॉइंट O से डिस्टेंस है सपोज स्मॉल l। तब आइए हम देखते हैं कि फिगर से हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू l tan थीटा। यदि हम tan थीटा निकालें इस t और l को लेकर तो t इज इक्वल टू क्या होगा, l tan थीटा। चूंकि एंगल की वैल्यू कम है इसलिए tan थीटा की जगह में हम थीटा पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू l थीटा हो जाएगा। अब थीटा की ये वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हम पुट कर देते हैं। थीटा की ये वैल्यू, ये जो थीटा की ये वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, t बाई एल। तो ये थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर जो 8 अभी हमने देखा वेज एंगल डिटरमाइन करने के लिए, उसमें हम पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू एल एन लैम्डा अपॉन 2 x2 माइनस x1। तो ये हुआ और इस इक्वेशन की मदद से हम इस स्पेसर की थिकनेस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस फार्मूले की हेल्प से स्पेसर की थिकनेस डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 9। नाउ लेट अस सी नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस इन एयरवेज। यदि हमारे पास एक एयरवेज फिल्म है तो उसमें कितने डार्क फ्रिंज बनेंगे, उसकी संख्या हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसको आइए हम देखते हैं। द फ्रिंज विड्थ इन एयरवेज इज गिवन बाय, फ्रेंड्स हमने अभी वेज शेप्ड फिल्म के लिए फ्रिंज विड्थ के लिए फार्मूला बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू थीटा निकाला। अब एयरवेज है तो म्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसलिए फ्रिंज विड्थ के फार्मूला हो जाएगा लैम्डा बाय 2 थीटा। अब जबकि अभी हमने थीटा की वैल्यू निकाला है तो थीटा की वैल्यू वेज एंगल इज गिवन बाय t बाई एल। जो हमने अभी जो फिगर बनाए थे उसके अनुसार थीटा इज इक्वल टू t बाई एल है। तो t बाई एल है तो यहाँ हम बीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू की जगह में t बाई एल पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल बाई 2t। मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब लेट द नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन वेज ऑफ लेंथ l इज n। मान लेते हैं कि हमारे पास l लेंथ की एक वेज शेप्ड फिल्म है जिसमें टोटल n डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व होती है। तो उस कंडीशन में हम l को क्या लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू n बीटा। बीटा क्या है, एक फ्रिंज की विड्थ है और टोटल n फ्रिंज बन रहे हैं तो l इज इक्वल टू n बीटा होगी। अब हम क्या करते हैं, इस जो इक्वेशन नंबर 10 है उसका यूज करेंगे इस इक्वेशन में। बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। तो ये हमने बीटा की जगह में ये वैल्यू पुट कर दिए तो हम देखते हैं कि बीटा इज इक्वल टू, या एल की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए, एल की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2t इंटू एन बीटा प्राप्त हो रही है। अब यहाँ से बीटा बीटा कैंसल आउट हो जाएगी और एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2t बाई लैम्डा। तो फ्रेंड्स इस इक्वेशन की मदद से हम कोई वेज फिल्म की कोई भी दो पॉइंट के बीच की डार्क फ्रिंज की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, t अर्थात जो फाइनल एंड पे वेज फिल्म की थिकनेस और मतलब जो इंसिडेंट लाइट रेज है उसकी वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो इस इक्वेशन की मदद से हम दो पॉइंट्स के बीच में या वेज फिल्म में टोटल कितने डार्क फ्रिंज बनेंगे उसकी वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ओके, आज के इस सेशन में इतना ही।
If you have any doubt, then please ask through comment box, and if you have not subscribed till now, then please subscribe and press bell icon to get the notification of every new videos. And आइए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ फिनिश करते हैं। तो टुडेज मोटिवेशनल कोट इज, एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, whether at 20 or 80, never anyone keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. इसे हेनरी फोर्ड ने कहा, और इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ओल्ड वह है जो लर्निंग रोक देता है, जो लर्निंग स्टार्ट नहीं करता है, चाहे वह 20 का हो या 80 का हो। आपको यंग बने रहने के लिए आपको लर्निंग कंटिन्यूस करते रहना है, सीखते रहना है। हमारा लाइफ का मेन थिंग ये होता है कि हम अपने माइंड को यंग रखें, और माइंड को यंग रखने का मतलब है कि हम नए चीजों को कंटिन्यूस सीखते रहें, नए चीजों के बारे में कंटिन्यूस जानते रहें, और इसे हेनरी फोर्ड ने कहा था। तो ओके फ्रेंड्स, आज की सेशन को यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय